हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक पार्ट था, क्रिचॉफ्स करंट लॉ या फिर क्रिचॉफ्स जो करंट लॉ था, और उसके ऊपर हम लोग ने जो एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, उसके साइन कन्वेंशंस डिस्कस किए थे। करंट मूविंग इनसाइड इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, वाइल इट इज व्हेन इट इज मूविंग आउटसाइड इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ये पार्ट हो चुका था हमारा। अभी आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं हम लोग? आज के लेक्चर में हम लोग वोल्टेज लॉ डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने वोल्टेज लॉ डिस्कस करने वाला था, बट एक चीज़ ये हुई थी कि लाइट विजिबिलिटी थोड़ी कम थी, इसके वजह से मुझे वो वीडियो वहाँ पे रोकना पड़ा। तो वोल्टेज लॉ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज़ बताऊँगा कि आज भी लाइट विजिबिलिटी कम है, बट बाहर बारिश चल रही है तो उसकी वजह से थोड़ा ब्लैकआउट हो सकता है। बट मैंने ट्राई किया, एक आर्टिफिशियल लाइट लगा के मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये लेक्चर कंडक्ट करने के लिए। सो व्हाट विल हैव क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ। तो क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है वो स्टडी करेंगे। उसके बाद उसके बेस पे कुछ 5-6 न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सॉल्व एग्जांपल है उसकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि सॉल्व एग्जांपल डिट्टो वही है जो अनसॉल्व में हम लोग देखने वाले। पीछे अनसॉल्व के जो क्वेश्चन है और सॉल्व ऑलमोस्ट सेम है, तो हम लोग अनसॉल्व सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो व्हाट विल बी डूइंग, विल बी स्टडिंग क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो हम लोग विर्स्टन नेटवर्क उसके ऊपर जाएंगे हम लोग। तो देखते पहले हेडिंग डालो क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ। क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ लिखो, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ब्रैकेट में लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू आर, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सम मतलब क्या? एडिशन। ब्रैकेट में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब होता है ईएमएफ। ईएमएफ मतलब बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो होता है ई। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इज इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, इन अ क्लोज लूप इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस का एडिशन और ईएमएफ का एडिशन क्या होगा? इक्वल टू जीरो। द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू आर, सबका एल्जेब्रिक सम प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज लूप शुड बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है? ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? मैं बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या है साइन कन्वेंशन क्या है वो देख लेंगे हम लोग। सबको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस में मतलब आई इंटू आर वाला पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव से फोर्स मतलब क्या? बैटरी जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है वो वाला होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके वजह से डिराइव होती है? बैटरी के वजह से। तो ये दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, इसका सम जो होना चाहिए वो इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। आगे देखते साइन कन्वेंशंस, देखते साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे बेसिक दो साइन कन्वेंशन देंगे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले लिखो, हेडिंग डालो, ये लिखने के बाद लिखो साइन कन्वेंशन। लिखा पहले एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू आर एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या? इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। आगे साइन कन्वेंशन लिखो। पहला साइन कन्वेंशन लिख लो पहले, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। साइन कन्वेंशन, while tracing a loop, while tracing a loop through a resistance, while tracing a loop through a resistance, if we travel, if we are traveling along the direction of conventional current, if we are traveling along the direction of conventional current, the potential difference across the resistance is considered as negative. The potential difference across the resistance is considered as negative. मैं बताता हूँ, ये बता दो क्या है। if the if the loop is traced, if the loop is traced, पहले along था तो अभी नेगेटिव था, अभी if the loop is traced against the direction, if the loop is traced against the direction of the conventional current, against the direction of the conventional current, then the potential difference across the resistance, then the potential difference across the resistance is positive, then the potential difference across the resistance is
पॉजिटिव। मतलब अगर हम लोग ट्रेस करें, लूप में ट्रेस कर रहे हैं और कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। इफ यू आर ट्रेसिंग द लूप एंड if the current is against the direction of tracing and then the potential difference across the resistance is considered as positive। मैं ये बता दूंगा, पहले लिखा, पहला वाला साइन कन्वेंशन का स्टेप लिख लिया, सेकेंड स्टेप पे जाते। द ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, फिर इलेक्ट्रिकल सोर्स, द ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रिकल सोर्स is positive while tracing the loop within the source, while tracing the loop within the source from negative terminal to the negative terminal of the source to the positive terminal, negative terminal of the source to the positive terminal। बताता हूँ आगे। it is taken as negative while ट्रेसिंग विद द सोर्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब क्या देखते, सुनो ध्यान दो। सपोज ये रेजिस्टेंस है, मेरा करंट का डायरेक्शन ये, आई का करंट का डायरेक्शन और रेजिस्टेंस आर है, और मैं ट्रेस ऐसे कर रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, तो आई इंटू आर जो होगा, आई इंटू आर जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर मैं रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, और मैं ट्रेस ऐसे कुछ कर रहा हूँ, ट्रेस मैं बता दो क्या है, ये आई इंटू आर जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। तो आई इंटू आर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस पॉजिटिव कभी रहेगा जब कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट में हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। अगर कन्वेंशनल करंट के सेम डायरेक्शन में हम लोग ट्रेस करेंगे तो आई इंटू आर, ये भी आर है, तो क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद अगर मैं ईएमएफ की बात करता हूँ, ईएमएफ मतलब बैटरी आएगी, तो अगर मैं ट्रेस ऐसे कर रहा हूँ मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, तो ईएमएफ जो होगा, ये ईएमएफ जो रहेगा वो बन जाएगा पॉजिटिव। अगर मैं ट्रेस ऐसे कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में ट्रेस कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव गया तो ईएमएफ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया तो ईएमएफ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कंफ्यूज नहीं करने का, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया इसलिए क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। यहाँ पे करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मेरा ट्रेसिंग रहेगा तो वो पॉजिटिव, करंट के सेम डायरेक्शन में अगर मेरा ट्रेसिंग रहेगा तो पोटेंशियल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं ईएमएफ, तो ये क्या होता है, नेगेटिव। ध्यान दो, एक हम लोग छोटा सा एक क्वेश्चन देखते हैं, मतलब एक छोटा सा मतलब एक एग्जांपल देखूंगा मैं। यहाँ पे कचरा आ गया, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान दो। सपोज मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे, इसे दो अलग अलग ये बात कर रहा हूँ मैं, दो अलग अलग लूप से। एक्चुअली लूप्स तीन है, मैं बताता हूँ कौन सी है। पहले मैं लिखता हूँ, नाम लिखता हूँ ए बी सी डी ई एफ। अगर मैं इनके नाम लिखता हूँ, अभी ध्यान दो, ये रेजिस्टेंस आर है 1, ये आर 2 है और ये आर 3 है, बराबर है। अभी इसका ईएमएफ रहेगा E1 और ये रहेगा E2। अगर मैं करंट को ये डायरेक्शन में लेता हूँ, यहाँ पे करंट आता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये I1 है और ये I2 है और ये I3 है। वापस करंट यहाँ पे आने के बाद, ये ऐसे घूमने के बाद वापस यहाँ पे ऐड होता है, मतलब ये I2 और ये I3 ऐसे आने के बाद ये I2 प्लस I3 ऐड होकर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, I1, बराबर है। और यहाँ पे क्या आएगा, ये I3 एज इट इज़ यहाँ से मूव होगा और यहाँ पे I3 आएगा। अभी ध्यान दो, इसको अगर क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ यूज़ करने का रहेगा सपोज, तो मैं बता दूँ, तो मैं तीन लूप कंसिडर करूँगा। पहले ए बी सी एफ ए, ये वाला लूप दिख रहा है, तो इसका मैं अगर डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, तो मैं अगर ये क्लॉकवाइज ले रहा हूँ ऐसे, सपोज क्या, ए एफ ए बी सी एफ ए। ध्यान दो, अभी कंपोनेंट कौन से, बैटरी, रेजिस्टेंस और यहाँ पे ये R3,
रेजिस्टेंस। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा, अगर मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा तो क्या आएगा देखते। R3 नहीं R4 लेते क्योंकि R3 यहाँ पे है, तो R4। ध्यान दो, सबसे पहले आता है ईएमएफ। ईएमएफ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाएगा तो ईएमएफ क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस E1 आएगा। ई का लिखा, और ई है क्या उस इस लूप में, कोई और ई है क्या, नहीं, तो ई का काम खत्म हो गया। अभी कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दो, अभी यहाँ पे जा रहा हूँ करंट इस डायरेक्शन में, और मेरा लूप का डायरेक्शन भी यही है, देखो सेम डायरेक्शन है। ये ऐसे करंट जाएगा यहाँ पे, ऐसे मूव का, तो ये सेम डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये भी करंट भी इस डायरेक्शन, तो ये क्या आएगा, अगर डायरेक्शन सेम रहेगा तो क्या आता है, नेगेटिव, तो माइनस करंट क्या है, करंट I1, और रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो आएगा I1 इंटू R1, बराबर है। अभी ध्यान दो, इस वाले लूप से घूमेगा, इस वाले लूप में भी देखो ये ऐसे जा रहा है, ये कौन सा करंट है, I2, और रेजिस्टेंस कितना है, R4, डायरेक्शन भी क्या सेम है, तो क्या आएगा, माइनस I2 इंटू R4 इक्वल टू 0। तो ये आएगा कैसे, देखो E1 इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I2 R4, माइनस को वहाँ पे लेके गया। क्लियर है, इक्वेशन 1। अभी सपोज मैं उल्टा करता हूँ, कोई बोलेगा कि सर उल्टा कर देते, मतलब क्या, क्लॉकवाइज के बदले एंटी क्लॉकवाइज कर दे, तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज देखता हूँ तो क्या क्या आएगा, देखते हैं। ये वाला है ईएमएफ, अभी देखो क्या जा रहा है, पॉजिटिव से कहाँ पे जा रहा है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज। दूसरा यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो करंट क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस E1। अभी मेरे को बताओ, यहाँ से जाएगा तो करंट I2 यहाँ पे आ रहा है, और ये ट्रेस मेरा भी ऐसा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ, तो I2 R4 ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, तो क्या होता है, प्लस, तो I2 इंटू R4 क्या आएगा, प्लस I2 इंटू R4। अभी वापस इधर से जाएगा, ये वाला लूप कंसीडर करें ना, मैं ABCFA, तो यहाँ से जाएगा तो ये करंट जो रहेगा, ये जो मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेस रहेगा वो ऐसा रहेगा, और करंट I1 इंटू R1 इधर रहेगा, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो ना, डायरेक्शन ऑफ ट्रेस ये हो गया, और I1 इंटू R1, तो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो प्लस होता है, तो प्लस, थोड़ा समझ के लो, ये थोड़ा मुझे पता है कि शैडो गिर रही है लाइट की वजह से, इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये मुझे पता है, माइनस E1 को इधर भेजूंगा तो क्या आएगा, I2 R4 प्लस I1 R1 इक्वल टू E1। ये मुझे पता है, इसको इक्वेशन 2 ले लिया, इसको इक्वेशन 1 लिया। देखो E1 है, I1 R1 है, I1 R1 है, I2 R4 है, I2 R4। इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लॉकवाइज ले लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज लो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूँ। तो ये ऐसे सॉल्व करना होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं ले लूँगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी ईएमएफ अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर ट्रेसिंग मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव है तो वो नेगेटिव होगा, अगर कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेसिंग रहेगा तो पॉजिटिव आएगा I इंटू आर। देखो ना, I इंटू आर का एडिशन है, समेशन है ना, तो I इंटू आर का एडिशन किया, देखो एडिशन, I इंटू आर का एडिशन किया, देखो समेशन बोलेगा तो। अभी ये करंट सेम डायरेक्शन में, और कन्वेंशनल पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, कन्वेंशनल करंट भी क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो देखो इधर इधर कहाँ पे गया, नेगेटिव लिया था, देखो सेम डायरेक्शन में, आगे जाके पॉजिटिव बन गया, बट यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, ऑपोजिट डायरेक्शन। जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया, एंटी क्लॉकवाइज तो ऑपोजिट हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, प्लस ले। समझ में आ रहा है क्या। तो आपको क्या करना है, एज इट इज ये पूरा कॉपी करना है। ये किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस, ये किसके लिए, करंट के लिए, ये सॉरी ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ये किसके लिए, ईएमएफ के लिए। ये कॉपी कर लो, बाद में ये एग्जांपल कॉपी कर लो। आपको सेम FEDC के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है, बाद में मैं बता रहा हूँ कौन सी लूप है। एक है FEDCF ये वाली लूप, और दूसरी है AFEDCBA ये बड़ी वाली लूप। दिख रहा है क्या, इसमें ये वाला नहीं पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा सिर्फ। क्लियर है, वो भी लूप देखना है। समझ में आ रहा है क्या, आई होप आपको समझ में आ रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो मैं पॉजिटिव लूंगा वैल्यू, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो ईएमएफ का वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव। अगर कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग अगर ट्रेस कर रहे हैं करंट को तो वो पॉजिटिव रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। क्लियर है पक्का यहाँ तक। अभी हम लोग डायरेक्टली जंप मारेंगे न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल में जंप मारने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि देखो, जब हम लोग
कभी भी इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो हमेशा याद रखना है कि हम लोग को देखना है कंपोनेंट्स कितने ऐड हुए, कंपोनेंट्स देखना है रेजिस्टेंस से और ईएमएफ है। कभी कभी क्या होता है उनमें जो बैटरी रहता है उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहता है, तो उधर भी आई इंटू आर आएगा। बैटरी का खुद का इंटरनल कंपोनेंट है, मतलब रेजिस्टेंस तो आएगा ही पक्का, तो वहाँ पे खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, तो वहाँ पे भी आई इंटू आर आएगा। देखते हैं न्यूमेरिकल जैसे आएगा उसमें देख लेंगे हम लोग, उसका प्रॉब्लम नहीं है, तो वो न्यूमेरिकल के साथ ही हम लोग सॉल्व करेंगे। बट स्टेप्स क्या है, पहले तो कंपोनेंट्स को देखो, लूप्स बना लो, लूप्स कितने पॉसिबल है वो लिख लो बाजू में, और बाद में आपको क्या करना है, क्रिचॉफ पहले करंट लॉ अप्लाई करना है। करंट लॉ अप्लाई करने से आपका देखो जंक्शन आएगा, देखो जंक्शन ऐड हो रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, लीव कर रहा है, तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 होता है। वही I2 प्लस I3 देखो जंक्शन के पास में आ रहा है, तो ये लीव कर रहा है, तो वो क्रिचॉफ करंट लॉ से आता है। तो क्रिचॉफ करंट लॉ यूज़ करो और करंट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दो। उसके बाद क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ यूज़ करके आपको ऐसे इक्वेशंस मिलेंगे। अगर 3 लूप रहेंगे तो 3 अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगे और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मैं बताता हूँ न्यूमेरिकल में कहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। अभी के लिए ये वाला पार्ट समझ में आ गया, तो न्यूमेरिकल पे आ जाओ। अनसॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10, अनसॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि क्या करना है। सिर्फ डायरेक्शन को बराबर से समझो। क्रिचॉफ करंट लॉ, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट लॉ के तो क्वेश्चंस नहीं आते, अगर आएंगे तो एग्ज़ाम में वोल्टेज की ही आएंगे। तो हम लोग आगे के 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले वो बेस्ट रहेंगे पूरे के पूरे वोल्टेज लॉ के ऊपर। तो वोल्टेज लॉ के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पे हम लोग जम मारेंगे कि वोल्टेज लॉ कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल में। तो मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट मुझे क्वेश्चंस देखने दो। ओके, मैं बता दूंगा कि आपको क्वेश्चन बनाना कैसे, वो भी बता दूंगा मैं। क्वेश्चन कैसे बनाना, कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। पेज नंबर तो मुझे, हाँ 229, पेज नंबर 229 पे क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 229 पे क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दो बराबर से, ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर दो तो इसका अगला क्वेश्चन भी आपको आराम से आएगा, आराम से आने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 11 दोनों भी सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर बैटरी ऑफ 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। मतलब क्या, एक बैटरी कनेक्ट किया मैंने 4 वोल्ट की, और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, मतलब इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, एंड इंटरनेशनल 1 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर बैटरी ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट। मतलब पैरेलल में कनेक्ट किया है अनदर बैटरी ऑफ वोल्टेज 1 वोल्ट, और ये और जो ये रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस का भी है 1 ओम, विद देयर लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर। देखो लाइक पोल्स, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड टुगेदर। अगर ये अनलाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर आता तो यहाँ पे बनता था पॉजिटिव और यहाँ पे बनता था नेगेटिव, छोटा साइड आ जाता था। आगे, द कॉम्बिनेशन इज देन सेंड अ करंट थ्रू अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। मतलब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है इन लोग ने, कितना ओम का, 2 ओम। आगे 2 ओम, कैलकुलेट द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मुझे पूछा है करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूछा गया है। ध्यान दो एक सेकेंड, मेरे को देखने दो कि 4 वोल्ट है और 1 ओम है, 1 वोल्ट है 1 ओम है, बराबर है। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को बराबर से। एक बैटरी है, देखिए देखो फ़ोन को बराबर करते हैं। एक बैटरी है 4 वोल्ट की, उसके साथ उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। और एक बैटरी है 1 वोल्ट की, उसका खुद का इंटरनल कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए, कैसे कि दोनों का लाइक पोल्स अटैच किए साथ में। उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया जिसका वैल्यू है 2 ओम। अभी ध्यान दो, मैं अगर बोलता हूँ यहाँ से पहले वाले इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1 और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I2, ये दोनों आके यहाँ पे ऐड होगा तो क्या आएगा, I1 प्लस I2, बराबर है I1 प्लस I2। मैं ये लूप को नाम देता हूँ A B, एक मिनट, A B C D E F। ओके, कंपोनेंट्स देखा, रेजिस्टेंस, बैटरी, बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस। क्रिचॉफ का करंट लॉ यूज़ किया,
I1 I2 साथ में आया, मिल गया I1 प्लस I2। देखो ना, I1 आ गया साथ में मिला, I2 आ गया साथ में मिला, क्या मिल गया? I1 प्लस I2। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अभी ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग लूप कंसिडर करेंगे ए बी ई एफ। और एक चीज बताऊंगा, देखो अगर फाइनल आंसर अगर करंट का पॉजिटिव आ गया, सपोज फाइनल आंसर अगर मेरा करंट का, देखो अगर I1 की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरा जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम किया है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो बराबर है। अगर मेरा फाइनल करंट, देखो ये करंट ऐसे भी फ्लो होता है, ऐसे भी फ्लो, कैसे भी फ्लो होता है मेरे को पता नहीं है, बट अगर करंट का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या है, मेरा डायरेक्शन जो मैंने एज्यूम किया करंट का वो क्या है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा। जैसे अपन याद है, अपन ने जो स्टैटिक्स में किया था, फोर्स का डायरेक्शन अगर नेगेटिव आया, अगर हम लोगों ने फोर्स को ऊपर के डायरेक्शन में कंसीडर किया रहेगा तो कैसे निकालना होता है उसको नेगेटिव, वैसे उसी टाइप का ये चीज़ है यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं उसी टाइप का है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिचॉफ का कौन सा वोल्टेज लॉ यूज करेंगे, कहाँ पे? पहले ए बी ई एफ या फिर ए सी डी एफ, तो हम लोग यूज कर रहे हैं ए सी डी एफ ए लूप पे। देखो कितना लूप है, एक लूप है, दो लूप है और ये तीसरा लूप है। मुझे निकालना है इसका रेजिस्टेंस, सॉरी इसका करंट निकालना है, इसमें से करंट कितना फ्लो रहा है वो निकालना है। अभी ध्यान दो, ए सी डी एफ ए पे लूप में कंसीडर कर रहा हूँ, तो लूप अगर कंसीडर करूँगा तो लूप कुछ ऐसे दिखेगा। मैं बीच वाला कंपोनेंट कंसीडर नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो लूप कुछ ऐसे दिखेगा, ए सी डी एफ और बीच में मैं डॉटेड बना रहा हूँ क्योंकि उसको कंसीडर नहीं कर रहे, बी ए। यहाँ से करंट आ रहा है I1, यहाँ से करंट आ रहा है I2 और यहाँ पे आ रहा है I1 प्लस I2। यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे 1 वोल्ट है और 1 ओम है। बट ये वाला लूप कंसीडर नहीं करेंगे, ये वाला कंपोनेंट नहीं कंसीडर करेंगे, तो कम हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ये वाला। तो इसमें हम लोग अगर मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्या क्या आता है, देखो कौन से कंपोनेंट है, यहाँ से करंट फ्लो होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, और यहाँ से फ्लो होगा, इसका कितना है 2 ओम है। देखते क्या है, ध्यान दो, ये ट्रेसिंग के डायरेक्शन में, तो ये ट्रेसिंग के डायरेक्शन में रहेगा, तो ये करंट क्या आएगा I1, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस में भी हम लोग क्या करेंगे, I इंटू आर जो लिखेंगे, I इंटू आर। तो मुझे बता I इंटू आर नेगेटिव बनेगा कि पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, ये ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो क्या आएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे -I1 इंटू 1, 1 मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब ये 4 वोल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। ये आ गया, यहाँ पे इधर जा रहा है। अभी मेरे को बताओ, ये I1 प्लस I2 और ये डायरेक्शन सेम है कि अलग है, सेम है। I1 प्लस I2 किस में से जा रहा है, 2 ओम से, तो क्या लिखूंगा -2 I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना, 0। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनेगा -2 I1 प्लस I2 माइनस I1 इक्वल टू -4। माइनस साइन अगर कैंसिल होता है तो ये बनता है 2 I1 प्लस I2 प्लस I1 इक्वल टू 0, इक्वल टू सॉरी 0 नहीं, इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। अभी मुझे बताओ, हम लोग वोल्टेज लॉ यूज़ करेंगे ये वाले लूप में, ये छोटी वाली लूप में। छोटी वाली लूप मतलब कैसे दिखेगी मैं बताता हूँ, देखो लूप कौन सी है, बी सी डी ई बी, बी सी डी बी, बी सी डी ई बी। तो कुछ ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे मेरा बैटरी है, यहाँ पे मेरा 2 वोल्ट का ये है, और यहाँ पे बी ऊपर है, बी सी डी ई, ये कितना है 1 वोल्ट, और यहाँ पे इंटरनेशनल कितना है 1 ओम, यहाँ पे कितना है 2 ओम। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2 और यहाँ से हो रहा है कितना I2। तो मुझे बताओ, अगर क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पे भी सेम ये लूप के लिए, तो क्या आएगा देखते हैं। I1 प्लस I2 और 2 ओम, देखो अगर मैं डायरेक्शन क्या कर रहा हूँ वापिस,
मैंने क्या बोला, क्लॉकवाइज ले लो एंटी क्लॉकवाइज लो, मैंने प्रूफ किया आंसर तो सेम आएगा। तो हम लोग कुछ भी लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, आंसर तो यही आने वाला है। अगर इसके बदले तुम लोग उल्टा भी ट्राई करो, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप क्लॉकवाइज ट्राई करो, आंसर सेम है। तो हम लोग इधर भी क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, देखो ये I2 है, वो 1 ओम से जाएगा तो किसमें, सेम डायरेक्शन में, ट्रेसिंग भी सेम है, तो -I2 इंटू 1 बराबर है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब क्या आएगा +1। और ये I1 + I2 2 ओम से जा रहा है बट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या आएगा, एक सेकेंड मैं जरा थोड़ा बराबर बना, तो हाँ, तो क्या आएगा सेम डायरेक्शन में, तो -2 इंटू I1 + I2 = 0। देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये मेरा EMF मतलब बैटरी। ये देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये मेरा EMF मतलब बैटरी। अभी मेरे को पता है इसको सॉल्व करेगा तो कैसे होगा, ये माइनस वाले साइन को उधर लेके आऊँगा तो होगा 2I1 + I2 + I2 = 1, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड में मैं अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को बताओ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय 2, ये 2I1 + I2 2I1 + I2 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 में से I2 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा I1 - I2 = 4 - 1 कितना आएगा 3। तो I1 - I2 कितना आ गया, 3 एम्पियर आ गया। तो अगर 3 एम्पियर आता है, सपोज 3 एम्पियर आता है, तो ये I1 - I2 इसके जगह पे मैं क्या करूँगा, उनमें I1 के जगह पे लिखूंगा I2 + 3, -I2 उधर गया तो I2 + 3 बन गया। तो I1 की जगह पे मैं I1 की जगह पे I2 + 3 मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, इन शॉर्ट I1 की जगह पे I2 + 3 पुट कर दिया तो क्या आएगा, देखो 2 बोलो I2 + 3 + I2 + I1 = 4। ओके ओके ओके, एक काम करता हूँ मैं, इस वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ही I1 है, यहाँ पे दो जगह पे I1 है, तो यहाँ पे एक ही I1 है, इसमें पुट करता हूँ मैं। तो क्या आएगा, I1 की जगह पे I2 + 3, तो क्या आएगा 2I2 + 3 + I2 + I2, एक सेकेंड ब्रैकेट यहाँ तक है, = 1। देखो I1 की जगह पे I2 + 3 पुट किया + I2 + I2 = 1, तो यहाँ पे लिखूंगा तो क्या आएगा, ये 2 × I2 + 3 + I2 = 1, ये आएगा 4I2 + 3 × 6 + I2 = 1, ये आएगा, ये ऐड करूँगा तो आएगा 5I2 = ये अगर ऐड करूँगा तो ये 5I2 = वो उधर जाएगा तो बनेगा 6, उधर जाएगा तो बनेगा -5। तो I2 कितना आ गया, -1 एम्पियर। इसका मतलब माइनस का साइन मतलब क्या, अपना जो एज्यूम डायरेक्शन है वो गलत है, I2 इस डायरेक्शन में होना चाहिए। चेंज करने का जरूरत नहीं, अपने को निकालने को बोले इसका डायरेक्शन बस। इसमें कितना करंट हो रहा है वो पूछा है, इसमें करंट क्या आता है I1 + I2। तो अभी क्या करेगा, मैं I2 का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करो चलेगा, I2 का वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो देखते क्या आता है। I2 का वैल्यू अगर इधर पुट कर दो तो I1 आ जाएगा। मैं इक्वेशन इसको थर्ड देता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग I2 इन इक्वेशन 3 वी गेट I1 = -1 + 3 कितना आएगा 2 एम्पियर बराबर है। अभी 2 ओम के इसमें से कितना क्या क्या फ्लो हो रहा है, I1 + I2 दोनों भी फ्लो हो रहा है। तो मुझे बताओ, मैं इधर यहाँ पे एक ये बनाया तो लाइन बनाया तो मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो 2 ओम रेजिस्टेंस से क्या फ्लो हो रहा है, I1 + I2। ये I1 कितना है रे 2 और I2 कितना है -1, अगर ऐड करूंगा तो कितना आएगा 1 एम्पियर। तो करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम इज 1 एम्पियर। क्लियर है। आपको टेक्स्ट बुक में आंसर कितना आ रहा है मैं जरा देख लेता हूँ कितना है आंसर। आंसर है आपका 1 एम्पियर। क्लियर है। मैं वापस बता दूँ क्या क्या किया मैंने। मैंने एक दो रेजिस्टेंस से दो
बैटरी से उसको मैंने पैरेलल कनेक्ट किया। एक बैटरी का जो वोल्टेज था 4 वोल्ट था, दूसरे का 1 वोल्ट था, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इसको दोनों को कनेक्ट किया किससे, 2 ओम के रेजिस्टेंस से। अभी मैं पहले क्या करूँगा, कंपोनेंट्स को अलग समझ के ले लूँगा, उसके बाद किरचॉफ का करंट लॉ यूज़ करूँगा। किरचॉफ का करंट लॉ I1 I2 एक आर्बिट्री डायरेक्शन लिया। देखो अपना I2 नेगेटिव है, मतलब ये डायरेक्शन गलत था, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग में रखना कि डायरेक्शन क्या है, गलत है। अगर डायरेक्शन गलत करके अगर उल्टा करके अगर पुट कर दो, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो अभी ये क्वेश्चन के लिए ना आप एज इट इज सॉल्व करो। एंड में सिर्फ इतना ही बताना है कि I2 का डायरेक्शन क्या रहेगा, इस डायरेक्शन B to E रहेगा, I1 का डायरेक्शन क्या रहेगा, F to A रहेगा, बस इतना ही एंड में बताना है, अगर पूछा रहेगा तो अभी I1 और I2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है I1 प्लस I2। अभी क्रिचॉफ का वोल्टेज लॉ यूज करूंगा कौन से लूप में, A C D F A यूज किया, डायरेक्शन क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया। अभी मेरे को बताओ ये करंट I1 1 ओम पे इस ओम से 1 ओम के साथ 1 ओम के अंडर मूव होगा, 1 ओम से मूव होगा, तो मुझे बताओ ये एंटी क्लॉकवाइज है तो सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन मतलब नेगेटिव, I1 इंटू 1, नेगेटिव टू पॉजिटिव +4। ये I1 प्लस I2 2 ओम से जा रहा है, मतलब ये भी क्या गया, नेगेटिव 2 इंटू I1 प्लस I2। सॉल्व किया तो इक्वेशन 1 मिल गया। अभी कौन सा लूप पकड़ा, B C D E लिया। I1 प्लस I2 ऐसे जा रहा है, और यहाँ से जो जा रहा है वो I2 जा रहा है। देखो I2 जा रहा है 1 ओम से, तो -2 -I2 इंटू 1 लिखा, -I2 इंटू 1, ये नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस लिखा मैंने। ये I1 प्लस I2 2 ओम से जा रहा है बट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस लिखा, 2 इंटू I1 प्लस I2। 2 ये वाला है, देखो ये R है और ये टोटल I, 2 इंटू I1 प्लस I2। सॉल्व किया, इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 से, तो मेरे को I1 का रिलेशन मिला I2 प्लस 3। इसको सब्स्टिट्यूट किया मैंने इक्वेशन सेकंड में, देखो इसको सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन सेकंड में, तो I1 के जगह पे I2 प्लस 3 पुट किया और ये लिख लिया। तो आपको क्या करना है, एज इट इज ये पूरा कॉपी करना है, और यहाँ पे इसके बाद लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन सेकंड, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन सेकंड, लिखा, कॉपी कर लिया, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। बाद में सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ I2, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ लिख लिया सब लोग ने, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 3, I2 की जगह पे -1 पुट किया, देखो मिल गया, इतना लिखा। उसके बाद लिखो as we know that total current flowing through 2 ohm resistance, total current flowing through 2 ohm resistance is I1 plus I2 that is 2 minus 1 equal to 1 एम्पियर। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपको सबको समझ में आया रहेगा। अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट रहेगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव मतलब लाइक पोल्स बोला है वहाँ पे, लाइक पोल्स आर कनेक्टेड बोला, तो अगर कुछ चेंजेस रहेगा तो सिर्फ इतना ही रहेगा कि अनलाइक पोल्स कनेक्ट किया रहेगा, बाकी कुछ नहीं। चेंजेस रहेगा तो चेंजेस रहेगा तो उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 सबको क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। मैं तो भी सॉल्व करूंगा क्योंकि आपका फिर क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ वाला पार्ट तो आराम से आ जाएगा, आपको उसका टेंशन नहीं रहेगा कभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, मैं फटाफट डिस्कस करूंगा। टू सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, टू सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट्स हैविंग रिस्पेक्टिव internal resistance of 1 ohm and 2 ohm, having respective internal resistance of 1 ohm and 2 ohm। उसके बाद बोला है आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 उस टाइप का ही क्वेश्चन है जहाँ पे पहले वोल्टेज में थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाया, तो मतलब उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अपने को 2 डायग्राम निकालने नहीं पड़ेंगे। इधर ही हम लोग लूप दिखाएंगे। ओके, टू सेल्स ऑफ EMF 1.5
वोल्ट एंड 2 वोल्ट, इसका 1.5 वोल्ट है और यहाँ पे 2 वोल्ट है। आगे, हैविंग रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड 2 ओम, 1 ओम and 2 ohm are connected in parallel so that the current is flowing in same direction through the external resistance of 5 ohm। यहाँ पे कितना बोला है 5 ohm। फाइंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये पूछा है, फाइंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अभी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब अगर ऊपर में भी अगर लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है तो नीचे में भी क्या होगा लेफ्ट टू राइट। तो अगर मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ, यहाँ से करंट रहेगा I1, यहाँ से करंट रहेगा I2, यहाँ से करंट रहेगा I1 प्लस I2। अभी हम लोग सबसे पहले क्रिचॉफ का करंट लॉ यूज़ कर दिया, अभी क्रिचॉफ का वोल्टेज लॉ यूज़ करेंगे। क्रिचॉफ का वोल्टेज लॉ किसके लिए यूज़ करेंगे? सेम ए सी डी एफ, ए सी डी एफ ए लूप। सेम आपको पीछे की तरह ही सॉल्व करना है, मैं शॉर्टकट में सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पूरा डीप में नहीं कर रहा हूँ। शॉर्टकट में सॉल्व करने के हिसाब से अभी मेरे को बताओ कि ये I1 फ्लो होगा 1 एम्पियर से 1 ओम से, बराबर है। तो ये अगर मैं ट्रेसिंग ऐसे लेता हूँ तो मुझे बताओ ये सेम डायरेक्शन में तो क्या आएगा -I1, बराबर है -I1। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो क्या आएगा +1.5। वापस इधर आया, डायरेक्शन करंट का ये डायरेक्शन है और मेरा ट्रेसिंग का भी ये डायरेक्शन है, मतलब क्या आएगा -I1 प्लस I2 इंटू कितना हूँ मैं 5 इक्वल टू 0। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 1.5 इक्वल्स टू 1.5 इक्वल्स टू, या ये इधर जाएगा तो बनेगा I1 प्लस 5 I1 प्लस I2, इक्वेशन 1.5 को इधर लगा, ये बाकी का टर्म्स को उधर भेजा। ये हो गया ACDFA वाला पार्ट। अभी हम लोग कौन सा लूप कंसीडर करते हैं उसके बाद BCDEB। आप लोग ये भी कंसीडर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लूप कंसीडर किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लूप कौन सा भी कंसीडर करेगा तो कोई इशू नहीं है। बट हम लोग ट्राई करते हैं कि दोनों लूप में ऐसे होना चाहिए कि 5 ओम वाला रेजिस्टेंस आना चाहिए, तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है। तो BCDEB, मुझे बताओ ये डायरेक्शन अभी हम लोग वापिस क्लॉकवाइज ले रहे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ले रहे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। तो मुझे बताओ ये I2 फ्लो हो रहा है 2 ओम से तो होएगा -2 इंटू I2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब क्या +2, और ये भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो होएगा -5 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना 0। क्रिचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करके हुआ, ये बाकी के टर्म्स को उधर भेजेगा तो क्या आएगा 2 इक्वल्स टू 2I2 प्लस 5 I1 प्लस I2, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकेंड से सबट्रैक्ट करता हूँ तो आता है ये 2I2 माइनस I1, क्या आएगा 2I2 माइनस I1। देखो 2I2 को सबट्रैक्ट किया -I1 से, 2 में से देखो ये तो कैंसिल होगा, ये तो डायरेक्ट कैंसिल होगा अगर सबट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड बाय 1, तो कितना आएगा 2I2 माइनस I1 इक्वल टू ए 2 माइनस 1.5 क्या रहेगा 0.5। क्लियर है? तो I1 को कैसे लिख सकता हूँ, I1 को लिख सकता हूँ 2I2 माइनस 0.5। क्लियर है? इक्वेशन थर्ड। अभी इक्वेशन थर्ड को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, लास्ट टाइम भी वैसे ही किया था, अभी भी हम लोग वैसे ही करेंगे। तो मुझे बताओ कैसे आएगा ये वाला, बोलो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड, मैं ऐसे बना देता हूँ एरो, क्या आएगा बताओ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड। तो थर्ड वाला पार्ट जो I1 वाला पार्ट है, या फिर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू वैसे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ क्या I1 इन सेकेंड। तो अगर I1 की वैल्यू पुट करूँ तो ये 2 इक्वल्स टू 2I2 प्लस 5, I1 की जगह पे पुट करूँगा ये 2I2 माइनस 0.5 प्लस I2। ए 2I2 प्लस I2 कितना बनेगा 3I2, और ये 5 से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा 15, और 5 इंटू 0.5 क्या बनेगा 2.5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कुछ ऐसे आएगा 2 इक्वल्स टू
2i2, ये 5, 2 + 1 3, 3 × 5 15, 15i2 माइनस 5 × 0.5, 5 × 0.5 बनता है 2.5। ये 2.5 अगर इधर आता है तो बनता है ये दोनों को ऐड करूँगा तो बनेगा 17i2, 2.5 इधर आएगा तो बनेगा 4.5। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आता है कुछ ऐसे, i2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.5 डिवाइड बाय 17। अगर 4.5 डिवाइड बाय 17 को मैं लिखता हूँ 9/2 तो ये आएगा 9/34। क्लियर है? 4.5 डिवाइड बाय 17 को लिखते हैं 9/34। सबको क्लियर है यहाँ तक? अभी हम लोग क्या करेंगे, मुझे ये चीज़ पता है कि i2 की वैल्यू मेरे को पता है, तो i2 की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा देखते हैं। i1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो i1 इक्वल्स टू क्या आएगा, सब्स्टिट्यूटिंग, या फिर ऐसे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन, कौन सा, इक्वेशन 3, क्या आएगा बताओ। i1 इक्वल्स टू 2i2, 2i2 कितना है 9/34 तो आएगा 2/9, 9/34 माइनस 0.5, बराबर है। अभी ध्यान दो, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 17 जा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये आएगा 9/17 माइनस ये आएगा 1/2, 0.5 को 1/2 करूँगा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 × 2 = 18 माइनस 17 माइनस 1, 17 माइनस 17 सॉरी 17 × 1 17 अपॉन 72 = 34। एलसीएम ले लिया मैंने या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा 1/34। तो i1 कितना आ गया 1/32 एम्पियर, और i2 तो आ गया मेरे को 9/34। मेरे को पूछा है 5 ओम से, ये 5 ओम से कौन पास हो रहा है, i1 + i2, तो क्या आएगा 5 ओम से जो पास होगा वो आएगा i1 + i2। i1 कितना है 1/34 और i2 कितना है 9/34। अगर दोनों को ऐड करूँगा तो आएगा 10/34, 10/34 को लिखते हो 5/17 एम्पियर। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले ये वाला पार्ट कॉपी करना है, सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला पार्ट, और ये फोर्थ वाला। क्लियर है? इक्वेशन समझ के लो, ये फर्स्ट पार्ट है, ये कॉपी करना है, सेकंड पार्ट है, बाद में ये थर्ड पार्ट पे कॉपी करना है। इक्वेशन थर्ड नहीं है, इसको इक्वेशन थर्ड नहीं है, ये पार्ट 3 है, पार्ट 3 है। समझ में आ रहा है? आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम टाइप के थे, कुछ भी फर्क नहीं था क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में, सेम डिटो ही पैटर्न के थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 खत्म होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते, क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते। 12 क्वेश्चन बाद में करेंगे क्योंकि 12th और 20th क्वेश्चन जो था वो सब सेम क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 12th और 20th साथ में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते पहले। ओके ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि अ सेट ऑफ 3 कॉइल्स having a resistance of 10 ohm, 12 ohm and 15 ohm are connected in parallel। मतलब क्या किया अमल में हम लोग ने, एक मिनट, एक सेकेंड, कॉइल से ना मेरे को लगा सेल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 13। तो एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया कितना 10 ओम का, उसको पैरेलल में कनेक्ट किया किसका 12 ओम का, और उसको पैरेलल में कनेक्ट किया किसका 15 ओम का। Are connected in parallel, this combination is connected in series with the series combination of 3 coils of the same resistance। मतलब आगे हम लोग ने क्या किया अमल में, सीरीज में कनेक्ट किए सेम रेजिस्टेंस, मतलब 10 12 15 के सेम रेजिस्टेंस कनेक्ट किए। आगे calculate total resistance and the current through the circuit if the battery of EMF is used for drawing current। मतलब मेरे को पूछा है यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया गया है और बैटरी का वोल्टेज है 4.1 वोल्ट। तो मुझे पूछा है रेजिस्टेंस टोटल
पूरे सर्किट का, और उसके बाद पूछा है करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये पूछा है। तो दो चीज़ें पूछी गई है, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया और करंट पूछा गया। तो टोटल रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले पैरेलल का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे तो फॉर्मूला रहता है 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लिखूंगा तो आएगा 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। अगर मैं एलसीएम लिखता हूँ तो एलसीएम क्या है मेरा, एलसीएम 60 है। अगर एलसीएम इसका निकालता हूँ तो एलसीएम 60 है, तो आएगा 6/60, या फिर डायरेक्टली मैं लिखता हूँ एलसीएम 6 + 5 + 4, क्योंकि ये 10 जो 60 10 के टेबल में 6 टाइम्स आता है। तो 6 + 5 + 4/60। तो अगर ये सॉल्व करूँगा तो आएगा 15/60 बराबर है। 15/60 कितना आएगा, 4 ओम। कितना आएगा, 4 ओम। ये आरपी आ गया। उल्टा करूँगा, ये 1/4 रहेगा, तो उसका उल्टा। आर एस क्या रहेगा, आर एस रहेगा 10 + 12 + 15, 10 + 12 + 15। 10 + 12 होता है 22, 22 + 15 होगा कितना, 22 + 15 37, तो ये आएगा 37। ओके, टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस रहेगा आरपी पैरेलल वाला प्लस सीरीज वाला, प्लस सीरीज। आरपी कितना है 4 और आरएस कितना है 37, टोटल कितना रहेगा 41 ओम। तो आरटी 41 ओम है। अभी मुझे बताओ यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 41 ओम। मेरे को वोल्टेज दिया है तो ओम्स लॉ यूज करूंगा, V इक्वल्स टू I इंटू आर, वी टोटल इक्वल्स टू आई टोटल इंटू आर टोटल। तो मुझे बताओ आई टोटल क्या रहेगा, वी टोटल अपॉन आर टोटल। ए वी टोटल कितना है रे, वी टोटल है मेरा 4.1 अपॉन 41। इसको लिखूंगा 10⁻⁻1 अपॉन 41/41, ये गया, आंसर रहेगा 0.1 एम्पियर। क्लियर है पक्का। मैंने क्या किया है, सबसे पहले पैरेलल को मैंने टोटल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया। यहाँ पे कितना आ गया था 4 ओम, ये सॉल्व किया। 1/RP को 1/RP को 1/RP मत रखो, इसको उल्टा भी करना है तो 1/4 ही लिख दोगे तुम लोग। तो 4 ओम लिख दिया। RS को टोटल कर दिया मैंने, ये RS आ गया, बट टोटल रेजिस्टेंस क्या है, RP + RS, RP + RS, 4 + 4 + 37 41। तो V का फॉर्मूला होता है I इंटू आर। V मेरे को दिया है 4.1, I मेरे को पता नहीं है, R टोटल, एक मिनट, R क्या लिखा है मैंने, R टोटल कितना है 41। सॉल्व करूंगा, आंसर मिलेगा 0.1। क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 20 सेम टाइप के, तो उस क्वेश्चन पे जाते हैं, तो ये सबको समझ में आ गया रहेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का। अगर ये 55 मिनट्स में हो गया अपने क्वेश्चंस तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो अगर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा व्हीटस्टोन ब्रिज, और 4 लेक्चर जाएंगे अपना पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर है अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाने के पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 20 सेम टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 20 सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों को एक साथ सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। मैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने के बाद वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करो, और बाद में आ जाओ चेक करो बराबर है कि नहीं। तो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम, मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बोला है 30 ओम। मतलब यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है, उसका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम। आगे, what will be the its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt and internal resistance of 10 ohm। मतलब यहाँ पे एक EMF कनेक्ट किया है सेल का, कितना, इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 10 ओम। ओके, मैं साथ में क्वेश्चन नंबर 20 भी पढ़ लेता हूँ, साथ में क्वेश्चन नंबर 20 भी पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे क्या बोला, वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, यहाँ पे बोला था वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम। तो सेम क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 20 में चेंजेस क्या है, जहाँ पे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 30 ओम था, वहाँ पे आएगा 100 ओम।
बराबर है। और उन्होंने क्या बोला है, व्हाट विल बी द रीडिंग व्हेन इट्स कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ 2 वोल्ट, मतलब 2 वोल्ट तो बराबर है, वही है 2 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 10 के बदले कितना है 20। ओके मेरे को पूछा क्या है, मेरे को पूछा उन लोगों ने कि व्हाट विल बी द रीडिंग, रीडिंग मतलब क्या, ए रीडिंग वोल्ट मीटर रीडिंग नहीं कहता है, मतलब वोल्ट मीटर क्या दिखाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे को वोल्टेज निकालना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन शॉर्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो अभी। मेरे को बताओ कि रेजिस्टेंस सीरीज में कि पैरेलल में, देखो साथ में कनेक्ट किया है तो रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा, मेरे को बताओ टोटल रेजिस्टेंस इधर रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 30 + 10 कितना रहेगा 40 ओम, बराबर है। टोटल रेजिस्टेंस 40 ओम हो गया। मेरे को बताओ ये कनेक्ट किया है, ये कनेक्ट किया है किसके साथ, ये कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, ये कनेक्ट किया है बैटरी के साथ। तो सीरीज में बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। तो ये 40 ओम जो रहेगा, 40 ओम जो रहेगा वो टोटल 40 ओम के रेजिस्टेंस से ये बैटरी करंट को एक्सट्रैक्ट करेगा। ये टोटल 40 ओम के रेजिस्टेंस से ये बैटरी करंट को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, V = I × R, बट V कितना है 2 वोल्ट, I नहीं पता मेरे को, R कितना है 40। अगर ये सॉल्व करूँगा तो ये कितना आएगा, I की वैल्यू आ जाएगी 2/40 एम्पियर। ऐसे ही रख दो इसको। अभी ध्यान दो, ये सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में। अगर सीरीज में रहेगा तो ये करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर करंट सेम रहेगा, अगर करंट सेम रहेगा तो इसका जो फॉर्मूला है, करंट अगर सेम रहेगा तो V = I × R का फॉर्मूला मैं इधर पुट करूंगा इसके लिए। I कितना है, I कितना है इसके लिए 2, क्योंकि देखो सीरीज में तो करंट सेम रहेगा 2/40, और मेरा R कितना है 30, 10 तो इधर का था ना, ये 30, तो यहाँ पे 30 लिखा, ये 0 0 कैंसिल, 2 × 3 कितना आएगा, 3 2 6, 6 / 4 आएगा 1.5 वोल्ट। क्लियर है पक्का, सबको क्लियर है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ रहेगा। पहले मैंने क्या किया, टोटल रेजिस्टेंस निकाला 40 ओम। सब लोग ध्यान दो, फॉर्मूला है इसके लिए, अलग से फॉर्मूला है, फॉर्मूला बाहर मत करो, समझो फॉर्मूला कैसे आया, मैं बताता हूँ फॉर्मूला कैसे, ध्यान दो। सबसे पहले मुझे बताओ कि टोटल रेजिस्टेंस कितना बोला था 40 ओम, टोटल रेजिस्टेंस 40, कैसे, इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं बोलूँगा स्मॉल आर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो था वो था कैपिटल आर। तो अगर मैं फॉर्मूला में लिखता हूँ तो अगर ये ई बनता है, ये बनता है ई, तो यहाँ पे ई लिख दूँ चलेगा। ये कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर वो कैसे है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, मतलब क्या रहेगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आई का जो फॉर्मूला है वो है E/R + R, बराबर है क्या। मतलब ये बैटरी करंट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है आर रेजिस्टेंस से और स्मॉलर, बट ये किस में, सीरीज में, इसलिए मैंने ऐड किया इसको। हो गया, आई मिल गया मेरे को। अभी 30 ओम से भी सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल मैंने क्या यूज किया, ओम्स लॉ यूज किया, V = I × R। आई कितना 20/40, R मुझे पता है कितना है 30 ओम, लिख दिया, सॉल्व किया, क्लियर है। अभी मुझे पता है यहाँ पे क्या होगा, सेम फॉर्मूला यूज करूंगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कितना टोटल रेजिस्टेंस 20 + 100, ये है स्मॉलर प्लस कैपिटल आर। तो मुझे पता आई का फॉर्मूला क्या है, आई का फॉर्मूला है E/R + R। ई कितना है, ई कितना है 2, R + R कितना है, E2 है ना, R + R कितना, 20 + 100 कितना आएगा 120, बराबर। इसको ऐसे ही रख दो एम्पियर में। अभी इसमें से कितना बनेगा, ये वोल्ट मीटर का बात कर रहा है, ये किसका है वोल्ट मीटर, कौन सा यूज कर रहे हैं, ओम्स लॉ। यहाँ पे भी वही यूज करूंगा, V = I × क्या, आई इंटू कैपिटल, देखो ना कैपिटल आ रहा है ना इधर, इसको भी कैपिटल आर बोलूँगा। तो मुझे बताओ आई तो सेम है क्योंकि सीरीज में फ्लो हो रहा है, तो क्या आएगा, आई 2/120 इंटू आर कितना है 100, ये 0 0 कैंसिल, कितना आएगा 20/12। ये 20/12 को कैसे लिखूँगा, 5/3 लिख सकता हूँ, तो ये आएगा 5/3 विच इज़ नथिंग बट 1.667 वोल्ट। क्लियर है पक्का, अब सबको क्लियर हुआ रहेगा दोनों क्वेश्चन। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने बताया, कैसे आया, क्या किया, बैटरी कनेक्ट किया था, और करंट जो ड्रैग कर रहे थे, करंट जो ड्रैग कर रहे थे वो 2 रेजिस्टेंस से ड्रैग कर रहे थे। तो करंट जो वोल्टेज लॉ अपना जो ओम्स लॉ यूज करेंगे, ओम्स लॉ, उसमें ई मतलब बैटरी का ईएमएफ, आई मतलब टोटल करंट, और आर + आर मतलब टोटल रेजिस्टेंस से
वो हम लोग ओवरकम कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा रहेगा I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। मतलब अगर करंट फ्लोइंग थ्रू अ वोल्ट मीटर एंड अ सेल कॉम्बिनेशन का अगर क्वेश्चन पूछा तो आई का फॉर्मूला ई आर प्लस आर ही रहता है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं आपको, डायरेक्ट ये फॉर्मूला। पर ये फॉर्मूला कहाँ से है समझा क्या? बैटरी कनेक्ट किया है, करंट ड्रॉ कर रही है, पर करंट ड्रॉ कर रही है दो अलग अलग रेजिस्टेंस से, एक इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर 30 ओम, दोनों को ऐड किया। क्लियर, ये निकल दिया। अभी वोल्ट मीटर पे हम लोग ओम्स लॉ यूज करेंगे, V इक्वल टू I इंटू आर, सॉल्व किया। सेम क्वेश्चन नंबर 20 को रिपीट किया। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उसके ऊपर बढ़ेंगे हम लोग। तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला पार्ट है। मैं एक बार चेक करता हूँ कि लाइट कैसे आ रही है। मैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज नेक्स्ट लेक्चर में भी कर सकते, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अपन ने ऑलमोस्ट 5 न्यूमेरिकल कर लिए। तो देख लेता हूँ मैं एक बार लाइट कैसे पहुँचने दोगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला पार्ट है। थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करना पड़ेगा, अपने को थियोरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी और उसके बाद उसके ऊपर न्यूमेरिकल है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि थियोरी अगर मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ फटाक से तो कर लेंगे हम लोग। मेरे को एक बार लाइट का ये देखने दो कितना आ रहा है। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज में डिस्कस कर लेता हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज में डिस्कस कर लेता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज में डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि लाइट अच्छा खासा और 35% बैटरी भी है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके बाद हेडिंग डालो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है ध्यान दो। इसके एप्लीकेशन बाद में हम लोग को समझ में आ जाएंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं मन में कि रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिपेंड होता है टेम्परेचर के ऊपर, रेजिस्टेंस डिपेंड होता है स्ट्रेन के ऊपर, रेजिस्टेंस डिपेंड होता है ह्यूमिडिटी के ऊपर, रेजिस्टेंस डिपेंड होता है लिक्विड के लेवल के ऊपर। देखो मैं कैसे एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ। जो इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमिडिटी कैलकुलेटर रहता है, वो क्या करता है, ह्यूमिडिटी को, एक हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब वहाँ पे आ गया है रेजिस्टेंस। तो वो हम लोग जब सॉल्व करेंगे वो आ जाता है रेजिस्टेंस थ्रू रेजिस्टेंस, मतलब हम लोग रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे, हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन ह्यूमिडिटी। ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग टेम्परेचर का बात करेंगे, तो टेम्परेचर भी, जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो थर्मामीटर यूज़ होता है, उसका थर्मामीटर में यूज़ होता है, मतलब टेम्परेचर को हम लोग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं और वो डिजिटल थर्मामीटर की तरह यूज़ करते हैं। स्ट्रेन मतलब क्या, स्ट्रेन फोर्स जब भी अप्लाई करेंगे तो बॉडी डिफॉर्म होता है, और बॉडी डिफॉर्म होते तभी आता है स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन इलास्टिसिटी में हो चुका है अपना, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला पार्ट हो चुका है, तो वहाँ पे स्ट्रेन आता है। तो स्ट्रेन जब भी चेंज होगा तभी क्या आएगा, तभी आएगा रेजिस्टेंस। तो ऐसे क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड है। तो क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड होने की वजह से मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो इसकी एप्लीकेशन से रेजिस्टेंस और डिपेंडिंग अपॉन इट्स क्वांटिटी देयर इज स्पेसिफिक एप्लीकेशन। जैसे रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा तो थर्मामीटर बन जाएगा। रेजिस्टेंस अगर स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो अगर मैं वजन काटा है, वजन काटे के ऊपर कुछ वजन डाल देता हूँ तो नीचे वो नीचे दब जाता है, नीचे दबेगा तो स्ट्रेन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन डिफरेंट थिंग्स। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग वैसी एक डिपेंडेंस देखने वाले। तो व्हीटस्टोन ब्रिज किसके लिए यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले लिखो व्हीटस्टोन ब्रिज के नीचे लिखो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, स्ट्रेन, ह्यूमिडिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड लिक्विड लेवल। हो गया, आगे लिखो for such a application Wheatstone bridge is used in order to calculate or measure the unknown resistance which lies between 10 ohm to 100 ohm। ये मार्क करो, 10 ohm से 100 ohm तक रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, हम लोग यूज़ करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है देखते हैं, ध्यान दो। अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो हम लोग पैरामीटर, मतलब जो हम लोग सर्किट यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी ध्यान दो, एक क्वाड्रिलेटर है ऐसे कुछ क्वाड्रिलेटर ऐसा है, ए नाम दिया है, ए बी सी डी, और उसको कनेक्ट किया है एक बैटरी से और की।
अभी क्वाड्रिलेटरल ए बी जो विंग है उसमें जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया वो पी ए, बी सी जो विंग है उसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट किया वो क्यू ए, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो आर ए, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो क्या है, एस ए। अभी ध्यान दो, ध्यान दो, अभी क्या करेंगे मालूम है, ए हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि ए का जो पोटेंशियल रहेगा वो सी से ज़्यादा रहेगा, मतलब करंट जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किए ए से, नेगेटिव टर्मिनल अटैच किए सी से। अभी ध्यान दो, यहाँ पे करंट है आई, वो आके स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे I1 और I2, बीच में हम लोग एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, स्मॉल डिफ्लेक्शंस ऑफ करंट को मेजर करता है, मतलब एकदम मिनिमम डिफ्लेक्शन भी रहेगा ना तो वो मेजर करेगा। एमीटर भी करंट को ही मेजर करता है, बट गैल्वेनोमीटर क्या करता है उनमें, जब भी करंट फ्लो होगा ना तो वो डिफ्लेक्शन करेगा, देखा रहेगा तो गैल्वेनोमीटर में बीच में जीरो रीडिंग रहेगा और वो डिफ्लेक्ट करता है। एमीटर में डायरेक्ट करंट मेजर करते हैं, तो करंट जब भी फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो गैल्वेनोमीटर है, अगर I1 I2 और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है IG, कितना IG, तो यहाँ से आएगा, ये I1 आया IG निकला तो आएगा I1 माइनस IG, बराबर है। ये I2 आ गया IG आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, I2 प्लस IG। अभी I1 माइनस IG और I2 प्लस IG दोनों ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, I1, देखो ना, I1 माइनस IG प्लस IG जाएगा, I1 प्लस I2 क्या होता है I। क्लियर है सबको, आई होप सबको क्लियर होएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे जो P वाले रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1, S वाले रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होगा वो होगा I2, Q वाले रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1 माइनस IG। वैसे ही अगर मेरा R वाले रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा वो होगा I2 प्लस IG। अभी ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कंडीशन देखेंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, देखते क्या कंडीशन है वो देख लेते। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मन में, हम लोग यूज़ करेंगे और एक चीज़, गैल्वेनोमीटर है कॉम्पोनेंट है तो उसका खुद का रेजिस्टेंस रहेगा, और उसका खुद का रेजिस्टेंस को लिखेंगे कैपिटल G। इसको मैं स्मॉल g लिखता हूँ, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा, दो मल्टीप्लिकेशन लिखिएगा। ओके, तो सबसे पहले लिख लो, बाद में आगे जाते हैं। सबसे पहले लिख लो a Wheatstone network लिखो। A Wheatstone network consists of a quadrilateral ABCD, which is connected to a battery and a key, across A and C, such that point A is at a higher potential with respect to C. Point A is at an higher potential with respect to C. हो गया। And galvanometer is connected across B and D, which is used to determine the deflection or detect the current, हो गया। लिखो, in arm AB of the quadrilateral a P resistance is connected, in arm AB of a quadrilateral P resistance is connected and I1 current flows through it. Similarly, in arm AD of quadrilateral S resistance is connected and current I2 flows. आगे लिखो, since similarly in arm CD of the quadrilateral R resistance is connected and I2 plus IG current flows through it. And in arm BC of a quadrilateral Q resistance is connected and I1 minus IG current flows through it. The galvanometer connected across BD has a resistance of capital G and a current IG flows through it. हो गया, ये पूरा हो गया अपना फंडा। A total current of I flows across the network.
करंट कितना है आई, टोटल करंट। आगे विल बी कंसिडरिंग two loops that is A B D A and B C D B, A B D A and B C D B। लिखो considering loop A B D A and current flowing in a and we trace the loop in clockwise direction। लिखो considering loop A B D A and we trace the current in clockwise direction A B D A। अभी ध्यान दो ए बी डी ए में ये तीन अलग अलग कंपोनेंट्स है, रजिस्टर और गैल्वेमीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना जी। इधर कहीं पे बैटरी कनेक्ट किया है क्या, नहीं, तो ईएमएफ वाला पार्ट नहीं आएगा, जो भी आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस वाला पार्ट। देखते क्या है, मेरा डायरेक्शन ये डायरेक्शन और ये भी सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में रहेगा तो करंट क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, नेगेटिव। तो मैं लूप कौन सा पकड़ रहा हूँ, ए बी डी ए, क्लॉकवाइज, बराबर है। क्या आएगा बताओ, I1 इंटू पी, रेजिस्टेंस पी है ना, किसमें, सेम डायरेक्शन में, तो क्या आएगा माइनस, बराबर है। ये भी सेम डायरेक्शन में फ्लो रहा है तो ये G इंटू आई जी, मतलब क्या आएगा माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी, और ये क्या हो रहा है सेम ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इधर डायरेक्शन और ये इस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या आएगा प्लस I2 इंटू एस इक्वल टू 0, बराबर है। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये आएगा I1 इंटू पी प्लस आई जी इंटू जी प्लस इक्वल टू I2 इंटू एस, इक्वेशन 1। अभी ध्यान दो, सेकेंड केस क्या करेंगे हम लोग, लूप लेंगे बी सी डी बी, सेम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी लो, आंसर सेम आएगा, चेक करो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंटी क्लॉकवाइज भी लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। क्लॉकवाइज लिया तो मुझे बताओ क्यू में से क्या फ्लो हो रहा है, I1 इंटू जी, I1 माइनस आई जी, मतलब क्या आएगा I1 माइनस आई जी इंटू जी इंटू क्यू, इंटू क्यू। बट ये कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये माइनस में आएगा। अभी यहाँ से फ्लो हुआ तो I2 प्लस आई जी किस में से फ्लो रहा है, R से, तो माइनस नहीं, ऑपोजिट में देखो, ऑपोजिट में तो क्या आएगा प्लस I2 प्लस आई जी इंटू क्या, इंटू R, और ये भी ऑपोजिट है, आई जी फ्लो होगा यहाँ से और ट्रेस करेंगे हम लोग यहाँ से, तो क्या आई जी इंटू जी, ऑपोजिट ट्रेसिंग में है तो क्या आएगा प्लस आई जी इंटू जी इक्वल टू 0। ये अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो आएगा I2 प्लस आई जी इंटू आर प्लस आई जी इंटू जी इक्वल टू I1 माइनस आई जी इंटू आर, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है, ये दो बार हम लोग किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को अप्लाई करके हम लोग को ये मिल गया। अभी एक स्पेशल केस रहेगा विल्सन ब्रिज का, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा नहीं। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब IG कितना होगा 0। तो ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया। इसके बाद लिखो अ स्पेशल केस इज reached by balancing the resistance, a special case is reached by balancing the resistance across the arms of the quadrilateral, such that galvanometer shows zero deflection, or no deflection, that is IG इक्वल टू कितना 0। अगर IG 0 होता है तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा I1 P इक्वल टू I2 S, इक्वेशन 3। देखो ना IG की वैल्यू मैं 0 लिख करता हूँ, ये 0 हो जाएगा, तो I1 P प्लस I2 S इक्वल टू I2 S, इक्वेशन 3। सेकेंड इक्वेशन में भी IG को 0 करूँगा तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो क्या आएगा I2 इंटू R, और यहाँ पे ये तो चला गया, ये जाएगा, तो क्या आएगा I2 इंटू क्यू ए, एक सेकेंड, ओके, I2 इंटू आर है, बट ये वाला पार्ट है, ये क्यू आ जाएगा यहाँ पे, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। I1 ये 0 हो गया तो आएगा क्यू, इक्वेशन
फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये I1 और I1 जाएगा तो क्या आएगा, P डिवाइड बाय Q इक्वल्स टू I2 और I2 जाएगा तो क्या आएगा, S डिवाइड बाय R। क्लियर है पक्का। P डिवाइड बाय Q इक्वल्स टू S डिवाइड बाय R, P डिवाइड बाय Q इक्वल्स टू S डिवाइड बाय R, या फिर S को इधर लाया तो भी चलेगा, P डिवाइड बाय S इक्वल टू Q डिवाइड बाय R। क्लियर है क्या पक्का। अभी मेरे को बताओ, अगर मेरे को 3 रेजिस्टेंस नोन रहेंगे और चौथे का रेजिस्टेंस निकालने का, मतलब P Q R पता रहेगा, मेरे को S निकालने का रहेगा, और ऐसा बोला है कि गैलोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, P अपॉन Q को S अपॉन R यूज करेंगे और S की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है पक्का। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ फटाफट। क्या किया हम लोग ने, सबसे पहले हम लोग ने क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क बनाया है जहाँ पे ABCD मेरा क्वाड्रिलेटरल है, उसको क्वाड्रिलेटर का A और C पॉइंट अटैच किया किसके साथ, बैटरी के साथ। A को मैंने क्या किया है, हायर पोटेंशियल दिया है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, और C को मैंने क्या किया है, नेगेटिव टर्मिनल दिया, मतलब लोअर पोटेंशियल कनेक्ट किया। अभी उसके बाद करंट फ्लो होगा, करंट यहाँ पे डिवाइड होगा, I1 I2 जाएगा। ए बी जो ये आर्म है उसमें मैंने पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है P, वैसे AD आर्म में S, BC आर्म में Q और DC आर्म में R। करंट फ्लो होगा I1 I2, यहाँ से IG आएगा, क्योंकि B और D के बीच में मेरे को एक कंडीशन को रीच करना है, इसलिए मेरे बीच में क्या अटैच करो, गैलोमीटर, उसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है G, और करंट फ्लो होगा IG। यहाँ से I1 गया, I1 माइनस IG, मतलब I1 माइनस IG आ गया यहाँ पे, ये IG और I2 ऐड होगा तो I2 प्लस IG हो जाएगा। क्लियर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, A पे हम लोग ने क्या यूज़ किया, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ यूज़ किया और सॉल्व किया, ये मिल गया। वैसे क्लॉकवाइज यूज़ किया, क्लॉकवाइज। वैसे B पे हम लोग ने वापस क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ यूज़ किया, और क्या हम लोग ने यहाँ पे लिखो क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ, वापस हम लोगों ने क्या किया, क्लॉकवाइज अप्लाई कर दिया। ये में ये I1 माइनस नहीं है, वही अलग है, तो ये सॉल्व कर दिया, इक्वेशन सेकंड आ गया, इक्वेशन 1 और सेकंड। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्पेशल केस रीच करते हैं जहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता अक्रॉस BD, मतलब मेरा जो गैल्वेनोमीटर रहेगा वो जीरो रीडिंग दिखाएगा, ऐसे रेशियो पे, मतलब ऐसे वोल्टेज के रेशियो, ऐसे रेजिस्टेंस के रेशियो पे, जहाँ पे मेरा गैल्वेनोमीटर कितना रीडिंग दिखाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। तो इसके बाद लिखना है, सिंस द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो रीडिंग, therefore the current flowing through the galvanometer is zero, therefore Ig equal to zero. Substituting Ig equal to zero in equation 1 and 2, we get equation 3 and 4. Dividing equation 3 and 4, we get P by Q equals to S by R. लिखो आगे, this is the condition for zero deflection in a Wheatstone network. This is the condition for zero deflection in a Wheatstone network, and hence we can say that if we know three resistance, if we know any three resistance, we can find out the unknown resistance. क्लियर है। यहाँ तक आज का लेक्चर रोक देते हैं, इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा वो एक न्यूमेरिकल करेंगे व्हीटस्टोन नेटवर्क के ऊपर, और उसके एप्लीकेशंस के ऊपर ध्यान देंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ का लेक्चर आज ही खत्म, यहाँ पे खत्म करते। तो हम लोग ने क्या किया, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ देखा, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किए। क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ पे एक चीज़ याद रखो, अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमारा जो एज्यूम डायरेक्शन वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग ने ध्यान दिया किसके ऊपर, व्हीटस्टोन नेटवर्क के ऊपर, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क और उसके न्यूमेरिकल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर यहाँ पे ही रोक देता हूँ, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स एंड व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक वीडियो को देखा रहेगा तो लाइक करना अनिवार्य है, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।